हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, SEC डिक्लेयर्स पोल्स इन 2 DDC सीट्स नल एंड वॉइड। कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जम्मू एंड कश्मीर के वैली वाले एरिया में 2 DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की सीट पर चुनाव हुए थे। वहां पर 2 वीमेन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, उन्होंने वैली के लोकल से शादी की और फिर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो उसी के आधार पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इन चुनावों को रद्द कर दिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन में कौन कौन होते हैं। ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है हमारे स्टेट में जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव होते हैं उनके लिए इलेक्टोरल रोल को तैयार करना और म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत के लिए चुनाव करवाना। मतलब हमारे माइंड में एक बात क्लियर हो गई कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के जो चुनाव है वो करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन किसके चुनाव करवाता है? इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है जो हमारे प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, स्टेट असेंबली के लिए और पार्लियामेंट के लिए जो चुनाव होते हैं वो करवाता है इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए चुनाव। स्टेट इलेक्शन कमीशन में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसको अपॉइंट करता है गवर्नर, लेकिन गवर्नर सीधा अपॉइंट नहीं करता है उसको एक कॉलेजियम की रिकमेंडेशन के आधार पर उसको अपॉइंट किया जाता है। अब उस कॉलेजियम में उस स्टेट की, जिस स्टेट के चुनाव होने वाले हैं, जिस स्टेट में मान लो राजस्थान में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा? राजस्थान के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा वहां का सीएम, उस कॉलेजियम में होगा। जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्पीकर और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इन तीनों को मिलकर के कॉलेजियम बनता है और ये कॉलेजियम रिकमेंडेशन देता है गवर्नर को और फिर गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट न्यूज स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हमारे इंडिया ने इंग्लैंड को 4 टेस्ट मैच खेले थे, इंडिया और इंग्लैंड ने। तो 3-1 की सीरीज से इंडिया ने हरा दिया है किसको? इंग्लैंड को। देखो, ये जो टेस्ट मैच जो चल रहे थे ना, वो 2019 से चल रहे हैं। 2019 से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो चलाए जा रहे थे, 2019 से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हुई थी और अब इसका फाइनल जून 2021 में लॉर्ड्स के मैदान में होगा, जहां एक तरफ इंडिया होगी और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम होगी। ठीक है, तो अब देखने को होगा कि कौन सी टीम, इंडिया और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीतती है। नेक्स्ट न्यूज कोविड-19 केसेज को लेकर के है। देखो, हमारे इंडिया में अगर हम रेगुलर देखें तो केसेज की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। अगर शनिवार वाले दिन की बात करें तो जनवरी से, मतलब इस साल में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं कल वाले दिन। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि 18,327 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 10,216 केस, उसके बाद में केरला में 2,776 केस और पंजाब में 808 केस मिले हैं। देखो, उसके कुछ कारण बताए गए हैं। कारण यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम ने जहां पर महाराष्ट्र में और अन्य जो जगह पर जब उन्होंने विजिट किया तो इसके पॉसिबल कारण देखने के लिए उन्होंने खोजने की कोशिश की कि क्या कारण है कि कोविड-19 के जो केसेज हैं वो दोबारा से इंक्रीज हुए हैं। तो कोविड-19 को लेकर के लोगों का इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्यों? क्योंकि लोगों में जो बीमारी का डर है वो काफ़ी कम हो गया है। लोगों को लगने लगा है कि वैक्सीन जब से आई है, जो कोविड-19 का संक्रमण है वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, इम्यूनिटी बूस्टर किया जा रहा है वैक्सीनेशन के थ्रू। पैंडेमिक फैटिग्यू,
missed cases, super spreading events, gathering of crowds due to gram panchayat election, marriage season and reopening of schools and crowded public transport. ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से कोविड-19 के केसेस दोबारा से हाइक या फिर सर्ज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, देखो नेक्स्ट न्यूज, ईवीएम मेड ए सेकी स्टार्ट इन केरला कंस्टिट्यूएंसी इन 1982। देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि पहले जो बैलेट पेपर के आधार पर जो चुनाव होते थे, पेपर बेस्ड जो चुनाव होते थे, उसमें ईवीएम कैसे आया, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि केरला कंस्टिट्यूएंसी में 1982 से सबसे पहले ईवीएम का स्टार्ट हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। लेकिन देखो इसके लिए कोई रूल नहीं था, ईवीएम के लिए 1982 में कोई रूल नहीं था, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। बाद में आरपीए एक्ट 1951 का सेक्शन 61A इंट्रोड्यूस किया गया और सन 2000 से ईवीएम को सभी लोग यूज करें, मतलब लगभग सभी चुनाव में यूज किया जाने लगी ईवीएम मशीन को। बाद में इसमें वीवीपैट भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एक पेपर निकलता है ईवीएम मशीन से, और वीवीएम वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, मतलब वोटर ने किसको वोट डाला है वो सब कुछ वेरीफाइड किया जाता है उस पेपर के ऊपर। ये सब कुछ क्यों किया जाता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो सके। 2013 में इसी ईवीएम में एक सहायता और की गई, किसके लिए, जो लोग चुनाव वोट डालने आते हैं उनके लिए, नोटा कि नन ऑफ दी अबोव, ये जो भी कैंडिडेट हैं उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर इंडिया में ये होता है कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, वोट परसेंटेज, वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन हो सकता है ना कि कैंडिडेट, जिनमें से जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं चुनाव में, उनमें से कोई भी कैंडिडेट किसी को पसंद ना हो, तो उसके लिए भी लोगों की कंसेंट होनी चाहिए, लोगों का व्यू होना चाहिए, इसीलिए नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये देखो, ये टाइम टू टाइम ये जो चेंजेज हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि जो चुनाव जिसके आधार पर हम हमारी डेमोक्रेसी को चुनते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो लोग वोट डालते हैं उनको लगना चाहिए कि सब कुछ, लगना ही नहीं, उनको विश्वास होना चाहिए, रिलाई होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि डेमोक्रेसी को चुनने में उनकी जो योगदान है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए ये सारे टाइम टू टाइम चेंजेज किए जाते हैं ताकि डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, हैदराबाद से रिलेटेड है। देखो हैदराबाद में काफ़ी समय पहले ही डबल डेकर बसेज चलती थी, लेकिन लगभग 2000 के समय, सन 2000 के समय इन बसेज को फेज आउट कर दिया गया। उसका कारण ये था कि प्रैक्टिकल इश्यूज, ठीक है। दूसरी क्या था, मैन पावर ज़्यादा चाहिए थी इनको चलाने के लिए, इनकी जो फ्यूल एफिशिएंसी थी वो काफ़ी लो थी, और चेंजिंग रोड कंडीशन के आधार पर इनको चलाया जाना मुश्किल था। लेकिन अभी कुछ ट्वीट हुआ है और उसी ट्वीट के आधार पर यह आश्वस्त किया गया है वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा कि दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कारण क्या क्या थे इनको फेज आउट करने के, इन डबल डेकर बसेज को? रेगुलर बस को चलाने के लिए एक ड्राइवर और एक कंडक्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन डबल डेकर बस के लिए 2 कंडक्टर की आवश्यकता होती है, मतलब मैन पावर ज़्यादा चाहिए। फ्यूल एफिशिएंसी भी इनकी कम होती थी। ऑर्डिनरी बसेज, जहाँ जहाँ तेल की खपत वहाँ पर होती है ऑर्डिनरी बसेज में 4.5 किलोमीटर पर लीटर, जबकि डबल डेकर बसेज सिर्फ 2 किलोमीटर चलती हैं 1 लीटर में। इसकी वजह से इनकी देखो फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी कम थी। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से इनको फेज आउट कर दिया गया था मिड 1990 में, लेकिन अब दोबारा से इनको इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो जो भी लोगों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है 16 जनवरी से हमारे इंडिया में, तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लोगों को दिया जा रहा है, तो उनके ऊपर पीएम की फोटो है। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हैं ये चीज़ें, इसीलिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो पोल कोड को वायलेट कर रहे हैं। तो जिन जिन स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के ऊपर है जो पीएम की फोटो है उसको रिमूव करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के हाथ में जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जाएगा तो वो इन्फ्लुएंस होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके भले के लिए काम कर रही है, और इससे जो चुनाव है वो काफ़ी इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज
श्रीलंका से रिलेटेड है। देखो इंडिया जापान दोनों मिलकर के 2019 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ में कि हम आपका जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है कोलंबो पोर्ट का उसको डेवलप करेंगे। और क्यों डेवलप करेंगे? क्योंकि एक तरीके से इंडिया को भी ये काफ़ी अफेक्ट करता है। इंडिया का जो बिजनेस है, इंडिया का जो ट्रेड है, वो काफ़ी इस चीज़ से अफेक्ट होने वाला था। इसको डेवलप करने वाले थे और अडानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने वाला था यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, जो श्रीलंका गवर्नमेंट है अब उसने खुद ने किया है, किसी से इन्फ्लुएंस होकर के किया, इसका कुछ स्पेशल कारण सामने नहीं आया है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारे जो यहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री है, लेबर यूनियंस है, ट्रेड यूनियंस है, वो विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर आप किसी बाहरी व्यक्ति को काम दोगे ना तो हम यहाँ पर ढंग से काम नहीं करेंगे। लेकिन अब श्रीलंका ने बोला है दोबारा से कि इंडिया और जापान मिलकर के दोबारा से हमारा जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसको डेवलप करें। और अडानी ग्रुप को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने दोबारा से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवा दिया है कि अडानी ग्रुप ही यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अडानी ग्रुप करेगा। लेकिन देखो श्रीलंका ने तो इसके बारे में बोला है, लेकिन जापान और इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके लिए नहीं दिया है। उन्होंने इन सब को ठंडे बस्ते में डाल दिया है क्योंकि इंडिया नहीं चाहती कि इन सब के ऊपर ज़्यादा वर्क किया जाए। नेक्स्ट न्यूज देखो, एक केस वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है, शबनम केस। 2008 का केस है, यूपी के अमरोहा जगह से। वहां पर ऐसा आरोप है शबनम के ऊपर कि शबनम ने अपने परिवार के लोगों की डेथ कर दी थी, मार दिया था उन लोगों को, और इसी के लिए इसको फांसी की सजा होने वाली है। तो अगर शबनम को फांसी की सजा होती है तो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार किसी महिला को, फर्स्ट वीमेन को फांसी की सजा होगी। देखो उन्होंने मर्सी पिटीशन डाली है, गवर्नर के पास भी डाली थी, प्रेसिडेंट के पास भी डाली थी, लेकिन दोनों जगह से ही उनकी मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। अब मर्सी पिटीशन की पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत है वो हमें पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट को पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है आर्टिकल 72 के तहत, और गवर्नर को पावर है आर्टिकल 161 के तहत कि अगर किसी को मृत्युदंड दिया जा रहा है और ये चाहे तो उसको खारिज किया जा सकता है। देखो इस आर्टिकल में जो डेथ पनिशमेंट होती है, कैपिटल पनिशमेंट होती है, उसके हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें अभी भी कैपिटल पनिशमेंट को अबोलिश नहीं किया गया है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें कैपिटल पनिशमेंट को अबोलिश कर दिया गया है। तो हमारे इंडिया में अभी तक कैपिटल पनिशमेंट को अबोलिश नहीं किया गया है, तो इसके लिए बोला जाता है कि देखो इंडिया को भी अबोलिश कर देना चाहिए। तो देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर देश की, हर सोसाइटी की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। हमारे इंडिया की सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है वो भी अलग है। तो कोई देश बाहर से आकर के ये नहीं बोल सकता कि आप कैपिटल पनिशमेंट को अबोलिश कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स अलग है, लोगों की सोच अलग है। तो उसके आधार पर अभी हम कैपिटल पनिशमेंट को अबोलिश नहीं कर सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट को अबोलिश करने के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। देखो कैपिटल पनिशमेंट ये रहता है तो लोगों के मन में, जो अपराधी होते हैं उनके मन में एक डेटरेंस का भाव होता है, फियर का भाव होता है कि अगर इतना मतलब घिनौना काम उन्होंने किया, अपराध उन्होंने किया, तो उनको कैपिटल पनिशमेंट होगी। तो उनकी वजह से उनमें भय रहता है और भय की वजह से लोग अपराध नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है बहुत सारे देशों में, जैसे यूएस, ऐसे देशों में कुछ रिपोर्ट सामने आई है कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल पनिशमेंट की वजह से लोगों में भय कम हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप भय दिखाओगे तो अपराध कम होगी। ऐसा कहीं भी ये जो रिलेशन है ना वो कहीं भी साबित नहीं हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल पनिशमेंट के बारे में कुछ अच्छी बात भी बोली जाती है, कुछ नेगेटिव बात भी बोली जाती है। हालांकि इंडिया में अभी भी कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, एक सेकेंड। हाँ देखो, कोविड-19 को रिलीफ करने के लिए मिस्टर बाइडेन अपना जो प्लान है, एड प्लान है, उसको इंक्रीज करने वाले थे, उसको पास करने वाले हैं। 1.9 ट्रिलियन वो पैसा खर्च करेंगे कोविड-19 की रिलीफ प्लान के लिए। इसीलिए यूएस के सीनेट ने इसको पास कर दिया है। मतलब जो गवर्नमेंट, वहाँ के जो प्रेसिडेंट चाहते थे उसको अप्रूवल मिल गया है हाउस के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज देखो, म्यांमार में जो मिलिट्री क्यू हुआ है उसमें
ये जो व्यक्ति है मिल ओंग हेलियांग, ये व्यक्ति मेन है और इसी के आधार पर इसी ने चाहा है कि वहां पर डेमोक्रेसी को ओवरटर्न करके मिलिट्री कू लाया जाए। 2008 में 2007 में बुद्धिस्ट लोगों ने वहां पर सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन किया था और उसी के आधार पर मिलिट्री ने 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन किया था। 2011 में जैसे जैसे आते गई मिल ओंग हेलियांग म्यांमार के मिलिट्री चीफ बने और कंट्री धीरे धीरे क्वासी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगी। 2015 में इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी की जीत होती है, पार्शियल डेमोक्रेसी वहां पर एस्टेब्लिश होती है। 2020 में फिर से चुनाव होते हैं और 2020 में ज़्यादा मेजोरिटी आती है डेमोक्रेसी के लिए। तो वहाँ पर आर्मी को ये लगा कि हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन 2008 में जो कॉन्स्टिट्यूशन म्यांमार में बना वो म्यांमार की सेना ने बनाया था। तो आर्मी ने सोचा कि अगर डेमोक्रेसी ज़्यादा एस्टेब्लिश होगी, ज़्यादा मेजोरिटी होगी तो चेंजेज किए जाएंगे और जो हमारे हाथ में पावर है उसको भी छीन लिया जाएगा। इसी के आधार पर उन्होंने वहां पर मिलिट्री कू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखो, यहां पर कुछ फैक्ट बेस्ड आए हैं। यहां पर है इंडिया और चाइना से रिलेटेड। अभी यूएस के एक न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें यूएस की ही एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसने एक डाटा पब्लिश की, एक रिपोर्ट पब्लिश की कि इंडिया में पिछले साल अक्टूबर में जो अटैक हुआ था, जो वहां पर महाराष्ट्र की पावर ग्रिड फेल हो गई थी, वो सब में जो चाइना ने अटैक किया था, मालवेयर अटैक किया था, साइबर सिक्योरिटी पर अटैक किया था और उसी की वजह से पावर ग्रिड फेल हो गई थी। उसी के बाद में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी, महाराष्ट्र के पावर मिनिस्टर नितिन राउत ने भी अनाउंस किया कि हाँ, हमारे स्टेट साइबर सेल ने ऐसे कुछ साक्ष्य, ऐसे कुछ प्रूफ प्राप्त किए हैं जिसकी वजह से हमें पता चला है कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कमीशन के जो सर्वर हैं उन पे मालवेयर अटैक हुआ था, मतलब साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ था। तो देखो, लेकिन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसके लिए मना किया है। मना करने का कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि यूएस की फर्म ने आरोप लगाए हैं चाइना के ऊपर, और चाइना के साथ में हमारे जो टेंशन है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे। बहुत लंबे समय के टेंशन के बाद में अब हमारी बॉर्डर के ऊपर जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर है वो दोबारा से री इंस्टॉल हो रहा है। तो इंडिया नहीं चाहती कि दोबारा से हमारे रिलेशन जो है वो गड़बड़ हों। देखो, ये साइबर सिक्योरिटी जो अटैक होता है उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है। विकिलीक्स ने जब कुछ डाटा ओपन किए थे तब उन्होंने ये बोला था कि अमेरिका के पास में इतनी अच्छी पावर है, इतने अच्छे सबूत हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि वो खुद किसी देश के ऊपर साइबर सिक्योरिटी अटैक करे, लेकिन वो कुछ ऐसे प्रूफ छोड़ देता है जिससे जो ध्यान है, जो आरोप है वो किसी दूसरे देश के ऊपर आरोप लग जाए। तो ये चीजें जो है वो भी कंसर्न की बात है कि हो सकता है कि चाइना के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हो लेकिन अटैक किसी और देश ने ही किया हो। तो देखो, ये प्रॉब्लम है साइबर सिक्योरिटी के लिए। हमें अपनी ट्रांसपेरेंसी को, हमें हमारे साइबर सिक्योरिटी के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करना होगा, उनको एड्रेस करना होगा। जो भी बहुत सारे हमने, ऐसा नहीं है कि इंडिया में इसको अवेयर करने के लिए, इसके लिए काम करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के काम करने के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब किसी एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए आपके पास में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आता है तो सारे इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के ऊपर गेम ऑफ ब्लेम खेलने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसमें एक इंस्टीट्यूशन हो और वो उसके पास में अकाउंटेबिलिटी भी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, ताकि इंडिया अवेयर हो सके। दूसरा क्या है कि देखो, जब भी ह्यूमन राइट्स की बात आती है, न्यूक्लियर वेपन्स की बात आती है, तो इंडिया हमेशा आगे आकर खड़ा होता है। जब भी वर्ल्ड में कहीं भी इसके बारे में बातचीत होती है तो इंडिया अपने व्यू रखता है। तो इंडिया को अब साइबर सिक्योरिटी के लिए भी अपने व्यू रखने होंगे ताकि लोगों के माइंड में एक इंडिया का विजन क्लियर हो कि इंडिया साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचता है। और जब लोगों को इंडिया का व्यू क्लियर होगा तो एक डेटरेंस का भाव क्लियर होगा, क्योंकि देखो, हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन है, सामने वाले देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन है, तो कोई भी देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को पता रहेगा, अन्य देशों को पता रहेगा कि आप न्यूक्लियर वेपन से अटैक करोगे तो इंडिया भी
सामने से अटैक करेगा। अब साइबर सिक्योरिटी अटैक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक तो इसमें अटैकर जो भी अटैक करने वाला है उसके बारे में पता नहीं चलता, वो अनोनिमस होता है, अज्ञात होता है, इसलिए लोग अटैक कर देते हैं। दूसरा सेफ होता है, मतलब आप अज्ञात अटैक करके भी उस आपके ऊपर सामने से अटैक होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता, मतलब सेफ अटैक इसको माना जा रहा है और 5th जनरेशन मानी जा रही है इसको वारफेयर की। ठीक है, तो क्या करना होगा, इंडिया को जब विजन क्लियर होगा, इंडिया के पास में भी जब एक स्ट्रेटजी होगी, किसके लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मालवेयर डॉक्ट्रिन इंडिया के पास होगा और सामने वाले देशों को पता होगा, तो एक डेटरेंस का भाव क्लियर होगा और इंडिया के ऊपर जो अटैक, ये पहला अटैक नहीं है, 2009 में भी घोस्टनेट नाम से अटैक हुआ था, उसके बाद में सक फ्लाई, कई अटैक इंडिया के ऊपर हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ढंग से रिजल्ट निकल करके नहीं आया। तो इंडिया को इन मालवेयर अटैक्स से जो हमारे सिस्टम में होते हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एकदम कंट्रीब्यूशन देकर के एक दूसरे साथ को ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करना होगा, ताकि जो हमें थ्रेट मिलती हैं वो आगे आने वाले समय में ना मिल पाए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।